है सेरिब्रल पैल्सी, और उस पर रीसेंट एडवांसमेंट्स क्या हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या योगदान दे सकते हैं समाज में, उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं डॉक्टर विद्याभूषण पांडे जी को इनवाइट करता हूं कि वो आज जो है अपना व्याख्यान शुरू करें और हम सब लोग उससे लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विद्याभूषण पांडे जी। धन्यवाद सर। अगर आप लोगों का इजाज़त हो तो मैं शुरू कर सकता हूँ क्या? जैसे अभी मैं धन्यवाद दूंगा विश्व आयुर्वेद परिषद को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे सीनियर ही हैं, और उन्हीं के बीच से मैं आया हुआ हूँ। लखनऊ से मैं आया हुआ हूँ, और इसके अलावा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के बहुत सारे सीनियर जूनियर बैचमेट्स ये सब लोग हैं, लखनऊ के भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपके परिवार के बीच में ही हूँ। कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा भी करेंगे, क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी एक बहुत ही अभी बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है और बहुत काम होने लग गया है। पहले इतना काम नहीं होता था, अभी काम बहुत अच्छा होने लग गया है हर जगह है इसका। और दूसरा ये है कि ये सेरिब्रल पाल्सी अब ऐसा नहीं है कोई अनजाना चीज रह गई हो। अभी जब से पोलियो जाने के बाद ये सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी कॉजिंग एक कारण है बच्चों के अंदर, और एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कौमार वृत्ति विभाग की कि अब उसके अंदर वो क्या करे। तो जो हमने अपने पीजी के दौरान जो हमारे गुरुओं ने, हमारे आदरणीय गुरु अभिमन्यु सर ने जो हमें सिखाया, और जो हम उस गति में जिस चल पाए और जो हमने उसमें जोड़ा, वही आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और आशा है आप लोग उससे कुछ लाभ पाएं और अपने कार्यों में उसमें वो करें। हमारा आज का प्रेजेंटेशन दो भाग में है। एक तो जो स्टडी मटेरियल रहता है अमूमन ओरिएंटेशन के लिए वो है, और दूसरा भाग जो है अभी रिसेंट एडवांसमेंट जो चल रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, जो सभी जगह कंटेम्परेरी चल रहा है, वो उस तरह से है। और इस तरह से आगे मैं काम को भी आगे बढ़ाता हूँ, जिससे कि आप लोग कम समय है हमारे पास, आज रविवार का समय भी है, तो जल्द से जल्द हम इस काम को करते हैं। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है क्या? कृपया हाँ करके बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या ये? हाँ डॉक्टर साहब दिखाई पड़ रही है। ओके, थैंक यू सर. So now I'm going to present my today's lecture as recent advances in Ayurved management of cerebral palsy and syndrome. I have included some Ayush managements also, because हम अब आयुर्वेद ही नहीं आयुष के नाम से भी जानने जाते हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसको भी समझें। तो हमने इसमें रिसेंट एडवांसमेंट में ऐड किया हुआ है। वात व्याधि, इसको हम अमूमन बोला जाता है बालक वात व्याधि, या शिरो मर्माभिघात, या फिर इस तरह के कई सारे टर्मिनोलॉजीज है, हालांकि डायरेक्ट कोरिलेशन है नहीं। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या वात दोष का एक कर्म होता है जहां पर जाकर के ये कम होने के कारण ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, तो वायुस्तंत्र अंत्र धरा न प्रवर्तको चेष्टा नाम नियंता प्रणीत च मनसा सर्व इंद्रिय उद्योजक सर्व इंद्रिया नाम अभिबोध। फिर संधान कर शरीर से प्रवर्तको वाचा प्रकृति स्पर्श शब्दोदय स्पर्श स्पर्शोर्मूलम क्षेपता बहिर्मला नाम और कीर्ति गर्भाकृति नाम इत्यादि। ये सब जो भी चरक सूत्र स्थान में स्थान 12 के अंदर जो वात के कर्म जो बताए गए हैं, अगर आप आगे के स्लाइड्स देखेंगे और एक सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को देखेंगे, तो अमूमन आपको सभी जो ये कार्य हमने अभी बताए कि कैसे होल्ड करता है ऑर्गन सिस्टम, बॉडी को एम्प्लॉय करता है, एक्टिविटी को वात, तो सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्ब कोई चीज हमारे वात शरीर में होती है सेरिब्रल पैल्सी के कारण, वो होता है वात दोष। तो मूलतः हमारा जो कार्य भी रहता है वो वात दोष के ही केंद्रित रहता है। और थोड़ा सा इसमें क्योंकि ये बहुत ब्रेन से रिलेटेड हो जाता है, सर मर्माभिघात इसमें हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसके अंदर और भी दोष इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आप निदान देखेंगे तो निदान के अंदर दो तीन प्रकार के निदान हैं।
केवल एक निदान इसमें कार्य करता नहीं। जैसे गर्भ पूर्व, गर्भ के पहले में क्या रहा, गर्भ के कालीन कैसा निदान रहा, प्रसव कालीन कैसा निदान रहा, और प्रसव के उपरांत कैसा क्या निदान है। तो ये सभी निदानों को कहीं ना कहीं एक बार देखना हमको पड़ता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के आप निदान का एक पूरा चार्ट देख रहे हैं। तो ऋतु क्षेत्र आम्बु बीज में भी अगर कहीं समस्या है तो गर्भ पूर्व जो है लक्ष्य कारण हो सकता है। अमूमन हमारे जो सोच रहती है सेरिब्रल पैल्सी को लेके, वो यही रहती है कि सेरिब्रल पैल्सी का मतलब है कि बच्चा जन्म लिया और वो रोया नहीं, परंतु यही एक कारण नहीं है। अधिकतम विजिबल कारणों में यही कारण होता है, लेकिन यही एक कारण नहीं है। अगर आप बहुत सारे चीजों को देखेंगे तो सेरिब्रल पैल्सी के, तो आपको अलग अलग कारण उसमें दिखाई पड़ेंगे। और उसमें सबसे बड़ी जरूरत होती है जब हमारे पास पेशेंट पहुंचता है, तो वो होती है हमारी हिस्ट्री। तो हमको हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी पड़ती है कि आखिर कौन सा कारण वो रहा जिसके कारण ये बच्चा इस प्रकार का हो पाया। फिर गर्भकालीन कारणों के अंदर भी आप देख रहे हैं कि मासानुमासिक क्रम में अगर कहीं माँ का कोई चीज भी अगर उसने सही से नहीं लिया तो भी उस तरह का रहता है। फिर गर्भोपघातकर भावों का भी जो सेवन है वो भी वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से उस पर असर डालता है। प्रसव के समय अकाल प्रवाहन, उसके बाद गर्भोधक पान अगर उसने कर लिया है तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहता है। और कोई अभिघात हो गया, कोई इंजरी हो गई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो भी है। फिर प्रसव उपरांत भी कारण बहुत होते हैं। जैसे प्रसव के तत्काल पश्चात अगर उसका रक्षा कर्म या प्रॉपर प्राण प्रत्यागमन नहीं हो पाया तो भी ये जो है बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक लीजन कॉज करने में रहता है। फिर ऐसा प्रसव के तत्काल पश्चात के बाद अगर विद इन 1 ईयर कुछ बाल्यकालीन, यानी कि जब बच्चा बड़ा होने के दौरान रहता है, तो भी अगर कहीं मर्माभिघात कुछ हो जाए या कोई रोग इस तरह का हो जाए तो भी बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में जो कारण एक हो सकता है उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप ना करे। ऑल टुगेदर इनमें से जो भी प्रेजेंटेशन होती है उसे हम सेरिब्रल पैल्सी के बारे में कहते हैं। और सेरिब्रल पैल्सी का मतलब ही यही हुआ कि सेरिब्रल के ऊपर जो अगर कोई लीजन हुआ तो उसके कारण जो पैल्सी आ रही है बच्चे के अंदर वो ही सारा कारण होता है। तो वो सबसे बड़ा चीज हमको जो करना होता है एक सीपी पेशेंट के अंदर आते ही, वो होता है हमको हिस्ट्री लेना होता है और कारण जानना होता है कि आखिर ये किन कारणों से आया। तो अभी देखिए मैंने इस तरह से एक विशेषकर ये आयुर्वेद पे ही है, हम बहुत ज्यादा मॉडर्न को लेकर के नहीं चले, क्योंकि हमको ये देखना है कि आखिर किन कारणों से क्यों जो हमारे टेक्सचुअल सब्जेक्ट्स भी हैं उनको हमको जो है वो देखना है। तो अगर हम देखेंगे कि किन किन कौन कौन से टर्म्स से सेरिब्रल पाल्सी को हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट ने जो है टेक्स्ट जो हमारे रहे अलग अलग आयुर्वेद टेक्स्ट उनको बोला। तो अगर आप गर्भ पूर्व की बात करेंगे कि लक्षणों के अंदर जो भी संतति हुई उसको अगर जो है हमारे चरक के अंदर विगुण प्रजा बोला गया, वक्री बोला गया, फिर बाधिर्य और अंधता और विकृत दृष्टि, ये सारी चीजें जो रही ये सेरिब्रल पाल्सी के एसोसिएटेड फीचर है। मतलब उस समय के अंदर चरक और शिशुत के समय के अंदर भी जो है वो सेरिब्रल पाल्सी के लक्षण या सेरिब्रल पाल्सी एज इट इज जरूर आती होगी। क्योंकि हम अभी जो सेरिब्रल पाल्सी विशेषकर है उसको ये कहा जाता है ये एक मॉडर्न डे डिजीज है। मॉडर्न डे डिजीज हम इसलिए बोलते हैं क्यों, या मॉडर्न डे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये उन बच्चों के सर्वाइवल के कारण होती है जो बच्चे एक्चुअली सर्वाइव नहीं करने चाहिए थे। और वो बच्चे जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, या फिर किसी कोई बच्चा रोया नहीं, या फिर कोई बच्चा ऐसा रहा जिसको अन्य प्रकार की इंजरी हो गई। लेकिन हमारी आज के समय की जो बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण अगर कोई बच्चा बच गया तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम मॉडर्न डे डिजीज भी जो है अधिक बोला जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो है पुराने समय में भी रहा होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे जो टेक्स्ट रहे उन्होंने इस प्रकार के लक्षण दिए। तो गर्भकालीन के समय अगर कुछ रहा तो भी देखिए गर्भाकृति वैगुण्य इस प्रकार से कुब्ज कुणी वमन जड़ इस प्रकार के भी लक्षण दिखाए। फिर चेष्टा हानि, यानी वो चल नहीं पा रहा है, किसी प्रकार की चेष्टा नहीं। तो पहला स्लाइड जो आपने देखा देखिए उससे बिल्कुल रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं वात इत्यादि का कहीं ना कहीं समस्या आई है। फिर विकृत नेत्र और नेत्र इत्यादि आप देखेंगे तो स्क्विंट एक बहुत मेन लक्षण है।
आपको बहुत सारे बच्चों के अंदर सीपी के स्क्विंट जरूर मिलेगा। फिर गर्भ शोष, तो प्रसव कालीन के समय तो गर्भ शोष भी आपको जो है मतलब बच्चा मालनरिस्ट मिलता ही है। फिर बाधिर, मूक, ये जितने लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, वो सारे एक बच्चे के अंदर सीपी के अंदर, क्योंकि सीपी का अम्ब्रेला डिजीज है तो किसी में कम किसी में ज्यादा ये सारी चीजें मिलती ही हैं। फिर मन्यास्तम, चक्षु विभ्रम, स्नायुगत व्याधि, ये सब जितना आपको दिख रहा है वो सब आपको मिलेगा। फिर प्रसव उपरांत भी आप देखेंगे तो वैकल्य, मरणम, ये जो है ये सब स्कंद ग्रह के आप लक्षणों में आपने पढ़ा होगा। जितने भी आयुर्वेद के बच्चे हैं या हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो हम पढ़ाते हैं वैकल्यम मरणम भवेत ध्रुवम, ये स्कंद ग्रह का लक्षण है। इसी तरह से अवेद्य शिरा वेधन में भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार के लक्षणों को भी बताया गया। और शिरोमर्माभिघात जो चरक सिद्धि स्थान 9/6 में बताया गया ये सब। तो अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो सेरिब्रल पैल्सी एक नाम जरूर है, लेकिन ऑल टुगेदर आयुर्वेद के अंदर पूरी तरह से इसको बताया गया है। हर चीजों में कहीं ना कहीं इसको जरूर इंगित किया गया है। तो आयुर्वेद कहीं से भी सीपी को लेके अछूता नहीं रहा। अगर देखा जाए टर्मिनोलॉजी तो अलग अलग जो है लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी दी। तो सबसे शुरुआत जो है लिटिल्स डिजीज, इसको बोला गया, विलियम लिटिल ने इसको किया। और इसकी जो इंसिडेंस उस वक्त रही होगी, आज से 10-12 साल पहले इस तरह से रहा होगा, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही। तो हम तो ये पढ़ के आते हैं कि 1,000 जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से 4 से 6 बच्चे सीपी ग्रस्त होते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है ये धीरे धीरे जो इंसिडेंस वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये अभी बढ़ गया है। अभी इसका रिसेंट भी हमको इसको देखना चाहिए। फिर किन किन कारणों पे जहाँ पे हमको ये सब मिलता है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या आती है सीपी के अंदर मसल टोन के अंदर। तो आप सबसे ज्यादा जो सीपी पाते हैं वो स्पास्टिक सीपी आपको मिलती है। 80% बच्चों में आप देख रहे हैं, सेकेंड वाला जो आपका डिवीजन दिया है। और उनके अंदर भी जो समस्याएं जो आती है मेन होती है मसल टोन की, स्ट्रेंथ की और बैलेंस की। तो ये समस्याएं एक बच्चे के अंदर आपको मिलती है। उसी तरह से स्पास्टिक सीपी 80% बच्चों में आपको मिल जाएगी अगर जो सीपी के बच्चे हैं। उसके अलावा जो 20% बच्चे बचते हैं वो हाइपोटोनिक, एटेक्सिक, डिस्काइनेटिक, इस तरह के बच्चे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों के अंदर सीपी के अंदर भी डिविजन्स अलग अलग हैं। और एज पर द जितना उसका शरीर इन्वॉल्व है, तो अगर आप देखेंगे मोनोप्लाजिक, हेमीप्लाजिक, डाईप्लाजिक और क्वाड्रीप्लाजिक जैसे ये जो डिविजन्स हैं एज पर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी। तो मोनोप्लाजिया यानी कि एक हाथ या एक पैर, या हेमीप्लाजिया अर्ध शरीर, डाईप्लाजिक यानी कि दोनों पैर, और क्वाड्रीप्लाजिया यानी चारों पैर। फिर एक पैराप्लाजिक भी है जहाँ शरीर, पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये डिविजन्स हैं, ये बेसिक समस्याएं हैं। और किस प्रकार से डिवीजन प्रेजेंटेशन के अनुसार भी होता है, तो ये आप उसके अंदर देखिए, ये आपको मिलेगा बच्चों में। फिर अर्ली स्क्रीनिंग अगर हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में, तो हाइपर एंड हाइपोटोनिसिटी होती है। परसिस्टेंट जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हमारे होते हैं, जैसे मोरोज रिफ्लेक्स है, और एसटीएनआर यानी कि एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स है, जो इनको चले जाना चाहिए एक समय के बाद, पर ये मेंटेन्ड रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बच्चों में अमूमन हम 2 साल तक, 1 साल तक ये बोलते हैं कि बच्चे का सीपी को डायग्नोज एग्जैक्ट सीपी नाम से नहीं करना चाहिए, हम उसको डिलेड माइलस्टोन करके लेके चलते हैं। तो डिलेड माइलस्टोन भी इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों में डिले रहता है, लेकिन आपको कुछ अर्ली स्क्रीनिंग मिल जाएगी। जैसे आपको बताया कि हाइपर एंड हाइपोटोनिसिटी मिल सकती है, अमूमन 80% केसेस के अंदर हाइपरटोनिसिटी मिलती है। इसी तरह से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो जाने चाहिए थे अपने टाइम से वो नहीं जाते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस रह जाते हैं, जैसे स्टार्टल रिफ्लेक्स है, अगर कोई सामान गिरता है तो बच्चा चौंक जाता है ना, ताली बजाने पे चौंकता है। ये सब नए चीजें और पैदा हो जाती हैं। फिर एडवांस पोस्चुरल रिएक्शन जो एपीआर होते हैं, यानी कि अगर वो बच्चे को बैठाया जाए तो वो अपने बैठने का बैलेंस बनाएगा। तो एपीआर पोस्चुरल रिएक्शन जो होते हैं ना, वो भी हमारे उस बच्चे में डेवलप नहीं हो रहे होते हैं। यानी खड़े होने के समय जब वो खड़ा होगा तो वो उसको अपने हाथों से या अपने शरीर को सपोर्ट करेगा उस पोस्चर में आने के लिए। तो ये एपीआर जितने होते हैं ना, ये भी उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके मेन स्क्रीनिंग सिम्टम्स होते हैं। फिर उसकी बॉडी स्टिफ हो सकती है, टाइट हो सकती है, वो टो वॉक कर सकता है। वेरिएशन, टोन के अंदर वेरिएशन मिलेगी। अमूमन हमारे हर मांसपेशी में टोन होता है, लेकिन ये हाइपरटोनिसिटी या हाइपोटोनिसिटी आपको मिल सकती है। उससे गेट, सीजर्ड गेट या कैंची की तरह जो बच्चे चलते हैं एकदम, उस तरह से आप मिल सकते हैं।
कैट वॉक मॉडल्स करती हैं, वैसे आप देखोगे बच्चे अपना हर पैर के आगे दूसरा पैर रखेंगे, तो इस तरह का गेट भी होगा। फिर उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, सीजर हो सकता है, बच्चे को झटके आ सकते हैं, डिलेड माइलस्टोन हो सकता है। फिर कुछ बच्चों में काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस भी हो सकती है, इम्पेयर्ड विजन जैसे स्क्विंट इत्यादि हो सकता है, ड्रूलिंग साइलोरिया हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों के अंदर एक जैसा मिले, बहुत से बच्चों के अंदर वो प्रेजेंटेशंस नहीं आती हैं, बहुत से बच्चे बहुत कम इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत से बच्चे सिर्फ फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं बट मेंटली वो ठीक रहता है, बहुत से बच्चे फिजिकली भी रहते हैं, मेंटली भी रहते हैं, उनके अंदर सीजर्स भी रहते हैं, मेंटल रिटार्डेशंस भी रहते हैं। तो ये एक बंच ऑफ फ्लावर्स है कि कितने फूल उसके पास गए और कितने फूल रह गए, तो ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे के अंदर क्या क्या प्रेजेंटेशंस आ रहे हैं, कितना उसके लीजन की सिवियरिटी है। फिर आप देखेंगे तो ये एक अम्ब्रेला टाइप है, जिस तरह से आप देख रहे हो अम्ब्रेला चल रहा है, तो ये अम्ब्रेला जो है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेरेब्रल पैल्सी सभी के अंदर हो, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया एक प्राइमरी प्रॉब्लम हो सकती है। प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होगी, हाइपरटोनिसिटी हो सकती है, स्पास्टिसिटी हो सकती है। सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके अंदर कि वो हाइपरटोनिसिटी के साथ में उसको अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो, कन्वर्जन्स हो, तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। फिर तीसरी प्रॉब्लम है टर्शियरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्राइमरी प्रॉब्लम के कारण जो हमारे बॉडी एडेप्टिव मैकेनिज्म कर लेती है, जैसे हाइपर रिलैक्सेशन ऑफ द नी जॉइंट, यानी कि जो हमारा नी जॉइंट है वो हाइपर रिलैक्सेशन हो जाता है, यानी वो और अंदर की तरफ चला जाता है सिर्फ बॉडी को एक पोस्चर देने के लिए अगेंस्ट द स्पास्टिसिटी। तो उसके कारण जो एक टर्शरी प्रॉब्लम आ जाती है उसके गेट के अंदर, वो होती है जो है टर्शरी रिलेटेड होती है, जो एडेप्टिव मैकेनिज्म के कारण होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एडेप्टिव मैकेनिज्म बच्चे को उस प्रॉब्लम से अडेप्ट करते हैं, पर वो एक नई समस्या जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिजिडिटी डेवलप हो जाती है क्योंकि हमारे ज्वाइंट्स बहुत खुलते नहीं है, बंद ठीक से नहीं होता, ताकत लगानी पड़ती है। उसके अलावा कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बंच ऑफ फ्लावर्स की तरह आ जाते हैं, या तो उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं। तो ये सारी भी प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर हो सकती है। तो दिस इज जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला विच इज गोइंग राउंड एंड राउंड, और उसके पास कितने कलर्स आते हैं और या फिर वो उस अम्ब्रेला में कितने जगह पे उसका आता है वो डिपेंड करता है। मॉडर्न के अंदर एक जो सबसे जो ज्यादा यूज किया जाने वाला मैनेजमेंट है वो है फिजियोथेरेपी। और वो फिजियोथेरेपी आप देखते होंगे कि हर बार बोला जाता है कि बच्चों को फिजियोथेरेपी जरूर कराएं, भले आप कुछ भी आप दे रहे हो, ठीक है। अभी तक हमारे योग इत्यादि में इतना ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपको मैं अभी बताऊंगा कि अभी भी कुछ फिजियोथेरेपी के ही लोगों ने योग भी इसमें किया है, CTRI के। जब आप वो देखेंगे जो रजिस्टर्ड ट्रायल्स है, तो आपको दिखेगा कि नहीं, फिजियोथेरेपी के लोगों ने ही योग कराना शुरू किया है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपी में भी सैचुरेशन हर जगह आ जाती है। तो उन्होंने भी कुछ नई नई चीजों को करना शुरू किया है, तो जैसे सूक्ष्म संचालन है इत्यादि, इन लोगों ने अपना काम शुरू किया है। CTRI के उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर आप सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जैसे बैक्लोफेन बहुत ज्यादा यूज होता है, और बैक्लोफेन देते तो हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बैक्लोफेन के साथ, अभी छोटे ही बच्चे के अंदर लिवर डैमेज शुरू कर सकता है। फिर उसके बाद जब सर्जरी की बात आती है, तो आप बड़ा मशहूर सुनते होंगे, उदयपुर में बहुत अच्छा होता है, तो सर्जरी के अंदर वहां पे वो सेलेक्टिव डॉर्सल राइजोटोमी करते हैं। इसमें सिंपल जो बहुत ज्यादा टाइट मसल्स होती हैं उनको कट कर देते हैं, जिससे कि उसका जो है जो पैर है वो थोड़ा ढीला हो जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो नंबनेस जैसी प्रॉब्लम्स आती है नस कटने के कारण, दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका बैलेंस जो होता है वो उस तरह का नहीं रहता है। तो अमूमन हमारे पास जो हमारे अभी भी कॉलेज के अंदर केस एक आध दो हमारे पास ऐसे भी आते हैं, सारी चीजें कराने के बाद भी उन वो चलने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं लेके आ पाते हैं, क्योंकि उनको गेट में प्रॉब्लम आ जाती है, उनका चलने का जो पोस्चर है वो खराब हो चुका होता है इतने सारे जो सर्जरीज के कारण। तो ये भी हमको एक मजबूर करता है कि हम आयुर्वेद में कुछ अच्छा करके दिखाएं। और ऐसा नहीं है, 2011 से हमने अपना जब NIA में काम किया, तो हमारे सीनियर डॉक्टर कुलदीप थे, वहां से ये काम शुरू हुआ, धीरे धीरे धीरे
2011 से लेकर के 2009-10 की बात है ये, और वहाँ वहाँ से शुरू हुआ, तो आज के समय में बहुत कुछ काम हो चुका है। तो न्यूरो, इसके अलावा कुछ और थेरेपीज, जो न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी है, जो फिजियोथेरेपी का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, और वोस्टा टेक्निक्स हैं, ये सब एक न्यूरो एनडीटी थेरेपी, जो न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी है, ये ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है अमेरिका और वेस्टर्न में। और वोस्टा टेक्निक्स जो है वो भी लगभग वही चीज है जो कि प्रैक्टिस ज्यादा की जाती है यूरोपियन साइड में। ये सब एडवांस्ड पोस्चुरल रिएक्शन को डेवलप करने के थेरेपीज हैं। तो ये भी पर इनके रिजल्ट्स इतने डाउटेड हैं कि कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल थेरेपीज हैं। तो ये है। फिर आप देखेंगे कि अगेन ये सीपी का, अगर आयुर्वेद से हम अगर एक रिलेशन शुरू करें, तो वात व्याधि तो हम बोलते ही हैं, लेकिन जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेसी होती है वहाँ कहीं ना कहीं हम आवरण के बारे में भी सोचते हैं। तो स्पास्टिसिटी तो सिंपल संकोच करके दिया भी हुआ है, जो हमारा वातवादी जो चैप्टर वात व्याधि का है उसके अंदर। उसके अलावा जो हमारा चरक सूत्र के अंदर जो वात का जो वो 80 दोष बताए उनके अंदर, जो 80 रोग बताए उसके अंदर भी संकोच उन्होंने सीधा सीधा बताया कि स्पास्टिसिटी, संकोच, ये सब रिलेटेड जो है चीजें हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि त्रिदोष प्रकोप में भी ये बात हो सकती है। और कहीं कहीं अगर हाइपोटोनिसिटी मिल रही तो समान आवृत व्यान वायु, ये भी आपको सेम लक्षण मिलेंगे जब आप देखने जाएंगे चरक वात व्याधि चिकित्सा स्थान में। आप देखेंगे 28वें चैप्टर के अंदर, तो समान आवृत व्यान वायु के अंदर हाइपोटोनिसिटी या डिसकाइनेटिक लक्षण मिलते हैं। एटेक्सिक भी एक होती है जहाँ पे सेरिबेलम के अंदर लीजन होता है। तो आप जब देखेंगे तो वो बैलेंस की जो इशू आता है वो पित्त आवृत प्राणवायु के अंदर ही आपको सेम लक्षण लगभग मिल जाएंगे। इस तरह से डिस्काइनेटिक कफ आवृत वायु के अंदर जो लक्षण है वो बिल्कुल डिस्काइनेटिक जो पार्ट है उससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे तो लगभग सभी चीजें दी हुई हैं, या हमारे स्कॉलर्स ने देख करके अभी उनको रिलेट कर लिया है। हम बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि सीपी और जो है आयुर्वेद कहीं दूर दूर है। अभी बात आती है कि आयुर्वेद मैनेजमेंट ऑफ बालक वात व्याधि या सेरिब्रल पैल्सी या मस्तिष्काघात में अपन करते क्या है, तो क्लियर कट गोल्स क्या होने चाहिए, वो हमारे होने चाहिए कि आयुर्वेद के सिंगल हर्ब्स हम ओरली क्या दे सकते हैं। हमें कंपाउंड्स पता होने चाहिए कि हम किन कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। पंचकर्म प्रोसीजर्स हमें जानने चाहिए। और अगर ठीक है यौगिक प्रोसीजर्स और हम डेवलप करते जाते हैं तो वो भी हमें जानने चाहिए। और अगर हमने डेवलप नहीं किए हैं तो फिर हमको ये भी देखना चाहिए कौन डेवलप कर रहा है, तो उसको हम क्यों नहीं प्रयोग करते, क्योंकि आयुष के अंदर एक योगा एंड नेचुरोपैथी भी बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद बात आती है कि भाई हमको आगे और क्या करना चाहिए। देखिए ये आगे आते हैं, हम देखते हैं क्या क्या हमको जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे पास जो ज्यादातर बच्चे मिलने वाले होते हैं, 80% बच्चों में स्पास्टिसिटी रिजिडिटी दोनों होता है। तो कहीं ना कहीं मसल्स एगोनिस्टिक मसल और एंटागोनिस्टिक मसल रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहते हैं, जिसके कारण ये स्पास्टिसिटी आती है। तो हमारा जो मेन ड्रग उस पे हमको देना है, वो उसकी करेक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो एंटी स्पास्टिक होने चाहिए, एंटी स्पाज्मोडिक होने चाहिए, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होने चाहिए, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होने चाहिए, मसल स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि रेगुलर बहुत ही ज्यादा काम मसल्स कर रही होती है तो वीकनिंग भी एक इशू आता है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग ओरल ड्रग्स हमें देनी चाहिए। एंटी कन्वर्जेंट, अगर उसके साथ कोई एसोसिएटेड कन्वर्जन है तो हमको देना चाहिए, क्योंकि जब तक कन्वर्जन आते रहेंगे तो आपकी थेरेपी बहुत ज्यादा काम नहीं करती है। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि सीपी के बच्चों में कन्वर्जन को रोक के फिर अपनी थेरेपीज को स्टार्ट करें। और विशेषकर आप केंद्रित कर रहे हैं अगर गेट सुधारने में, उसको जो है स्पास्टिसिटी कम करने में, तो आप कन्वर्जन्स को पहले आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लें। कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूवमेंट की भी प्रॉपर्टी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि मसल जो बच्चे मेंटल रिटार्डेड हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हमको ये आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये मैंने एक लिस्ट ऑफ द ड्रग बताया जो एंटी स्पास्टिक ड्रग्स हैं। तो भंगा है, बदर है, जिसके अंदर बदर यानी कोल, जो कोल को लद्दादी आप चूर्ण का बहुत यूज करते हैं, तो बदर का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है एंटी स्पास्टिक और मसल रिलैक्सेंट के लिए। मुलेठी है, आप उसको भी एंटी स्पास्टिक बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। और ये सारे जितने आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सब बिल्कुल साइंटिफिक है, और इनके नंबर्स आप कोटेड देख रहे हैं ऊपर। और इनका जो है जो ये दिखा रहा हूँ मैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड है।
आप वहां से देख सकते हैं। अश्वगंधा भी आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, शिग्रू है, अर्क है, ये सब मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी के साथ में है, एंटी स्पास्टिक प्रॉपर्टी के साथ में है, और एंटी स्पाज्मोडिक प्रॉपर्टी भी इनके अंदर कहीं ना कहीं होती है। और इनके जो विशेष अल्कलाइड्स जो काम करते हैं वो भी यहाँ कोट कर दिए मैंने। तो आप आराम से आप इन सब चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर के, और अपने ओरल ड्रग्स में कॉम्बिनेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं, योग बना सकते हैं और आगे move कर सकते हैं। फिर इसी तरह से देखिए, ये लिस्ट थोड़ी लंबी है। जपा, मूरवा, वनफशा, कनेर, तगर और विदारी कंद, ये सब जो है इनके प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, सिडेटिव एक्शन है, या स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। तो इनको आप अपने अवेलेबिलिटी के अनुसार, आपके बाजार, आपके मार्केट में क्या मिलता है उसके हिसाब से आप ओरली अपने योग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपको, क्योंकि वीकनिंग भी बहुत आ जाती है बच्चे के मसल के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेंथनिंग एक्शन भी लेना है। तो एंटीस्पास्टिक मसल्स के अंदर कहीं ना कहीं अर्ली फटीग होता है, और इसी तरह से हाइपोटोनिक मसल्स अमूमन वीक होती है क्योंकि उनका बहुत यूज नहीं होता है, तो दे गो इन द डिसयूज वास्टिंग। सो वहां पे हमको कहीं ना कहीं हमको एक स्ट्रेंथनिंग एक्शन भी चाहिए होता है। तो हमारा योग का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेंथनिंग रहेगा। एक गुड मसल स्ट्रेंथनिंग हमें रखना है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी हो, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू भी अच्छी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करने से मसल्स के अंदर भी टायर्डनेस आती है और वो फिर खराब भी हो रही होती है। तो हमको एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छा यूज करना है। तो अश्वगंधा तो अपने आप में देखिए, आपको पहला भी आपको अश्वगंधा पिछले स्लाइड में मिला था, यानी कि आप अगर अपने योग के अंदर सिर्फ अश्वगंधा ले रहे हैं तो आपको डबल प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज बढ़ाता है, मसल मास को भी बढ़ाता है, फिर कार्टिसोल लेवल को कम करता है, फिर इसी तरह सफेद मूंगफली, कौच, बीज और गिदारी कंधा के अंदर भी स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे एंग्जियोलेटिक प्रॉपर्टी, यानी एंटी स्ट्रेस, क्योंकि बार बार बच्चा जो है बहुत ही उसमें रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो हमें भी जो है वो अच्छे ड्रग्स का यूज करना। तो एक बार फिर अश्वगंधा मोस्ट रिप्रेजेंटेड ड्रग आ जाती है सीपी के अंदर। तो अश्वगंधा के दो तीन प्रॉपर्टी आपको एक ही जगह, एक ही ड्रग में दिख रही है, तो उसको आप अपने अपनी दवा का, अपने योग का सिंगल ड्रग के रूप में आप यूज कर सकते हो। फिर शतपत्री, तगर, सुपारी, सूची, पारसी की अवानी, कुमकुम, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं एंटी एंजियोलिटिक प्रॉपर्टी के साथ है, और ये एक रेस्ट प्रदान करते हैं बच्चे के मसल को, बच्चे के ब्रेन को। और गाबा रिसेप्टर्स पे ये काम कर रहे होते हैं, 5-HT रिसेप्टर, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे, जो एक्चुअली जो है सूदिंग एक्शंस कर रहे होते हैं। तो इनको आप बढ़िया यूज कर सकते हैं। जो आपका, जो आप योग बना रहे हो, बच्चे को योग जरूर बना के दीजिए, क्योंकि योग एक दवाई से नहीं, कई दवाइयां आप एक योग के अंदर डाल के दे सकते हो। तो आप इनका यूज करते हो। इसी तरह से एक सबसे बड़ा जो है हमारे अंदर, बच्चा जब रहता है तो हमारे दिमाग में एक बात ये रहती है, और मेडिकल वर्ल्ड भी ऐसा बोलता है कि भाई एक बार ब्रेन जो है वो, ब्रेन में अगर कोई नुकसान हो गया तो वो फिर प्रतिपूर्ति नहीं होती, या फिर जो नर्वस एक्शन है वो पूरा नहीं, मतलब एक बार डैमेज हो जाता है तो नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। आज का रिसर्च ये बोलता है कि अश्वगंधा, मंडूक पर्णी जैसे ड्रग्स हैं जो एक्सोन, ब्रेन के अंदर साइटोन, एक नर्व सेल के अंदर साइटोन एक्सोन दोनों होते हैं, तो वो एक्सोन का रीजनरेशन अच्छा कर लेता है, बस साइटोन शायद नहीं करता है। न्यूराइट, जो न्यूराइटिक एक्सटेंशन होते हैं उनका रीजनरेशन अच्छा करता है। तो ये बात अभी प्रूफ हो चुकी है रिसर्चेस के अंदर कि होल ब्रेन नहीं, बट आपका जो नर्व का जो कुछ दूसरे पार्ट्स हैं उनको रीजनरेट करता है। तो इसमें अश्वगंधा और मंडूक पढ़ने का बहुत अच्छा रोल है। तो अगेन आप अपने योग और अपने सिरप्स को में ये यूज करिए, ठीक है। फिर इसी तरह से एंटी कन्वर्जेंट ड्रग का देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है, बच्चा विटांग, केसर, चलद्रुम, यानी जो पीपल है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे अपने इसके अंदर। कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ब्राह्मी, ज्योतिषमती, मंडूक पर्णी और पलाश, इनका भी आप जो है बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपको मैंने जो जो ये आपको टेबल्स दिखाई, ये पूरे टेबल्स इस आर्टिकल के अंदर मौजूद हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं पेड है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उस जर्नल के उसमें जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं पंचकर्मा थेरेपी में क्या क्या आपने को थेरेपीज बहुत यूज होती है। तो पंचकर्मा थेरेपी के अंदर बहुत ज्यादा जो यूज हो रही होती है थेरेपीज, वो है उद्वर्तन अभ्यंग। एक बार ओरल आपने ऊपर देख लिया,
अब थेरेपीज देखिए, उद्वर्तन, अभ्यंग, स्वेदन, मात्रावस्थी, शिरोपिच्चु, ये सब बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। तो उद्वर्तन तो आप सब जानते ही है ना, आमावस्था जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल होते हैं, रोग कूपों को खोलने के लिए होते हैं, उनका यूज करना चाहिए। और आपने देखा ऊपर कोल कुलथ की बात हो रही थी, तो उद्वर्तन में कोल का बहुत अच्छा रोल रहता है, और उस एंटीस्पास्टिक एक्शन भी बहुत अच्छा रहता है। अभ्यंग में कहीं ना कहीं अभ्यंग बोला जाता है कि आप अभ्यंग ना करें, ये बोलते हैं मॉडर्न के लोग, लेकिन हम बोलते हैं, क्योंकि वो उनका रीजन ये रहता है कि नहीं बहुत ही ज्यादा उसको नुकसान हो सकता है मसल को, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे आपको मैंने कोट करके जर्नल दिखाया हुआ है कि ट्रांसक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहता है उसका, और वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, और सूदिंग करता है, कामिंग करता है। इसके साथ में आपको बहुत हैवी मसाज नहीं देना है, लाइट मसाज देना है। तो अभ्यंग का रोल अच्छा रहता है, और प्रूफ भी आगे आपको दिखा देंगे। फिर आप देखेंगे किन किन मसाज थेरेपी के बाद रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी होती है। ये एक पुराना मारिया हर्नांडेज का जो है रिसर्च है। तो बहुत सारे मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स मना करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए सिर्फ कि नहीं भैया ये काम होता है, ऐसा नहीं है कि जो अभ्यंग है वो अलाउड नहीं है, तो हम करते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो प्रकृति के अनुसार कुछ तेलों का डिवीजन इसमें दिया हुआ है हमने। क्षीर वाला तेल अगर बात प्रकृति है, फिर कपास, प्रस्थ आदि तेल अगर बात करती है, पित्त के अंदर आप जो है मंजिष्ठा आदि और हिरंगम लेखादि तेल, फिर उसके बाद इलादि तेल, कफ प्रकृति के अंदर आसन बिल्वादि मिर्च आदि तेलों का प्रयोग आप अलग अलग कर सकते हैं। ये मैंने एक रिसर्चर से निकाल के रखा है। फिर स्वेद नाड़ी, स्वेद सर्वांग, स्वेद उपना इत्यादि का भी प्रयोग होता है, सालावर्ण उपना, इसका भी बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा होता है, तो आपको बिल्कुल उसका करना भी चाहिए। फिर आप शालीषष्ठी कुंड स्वेद का अच्छा वो रहता है, क्यों जो नवारा कीजी यानी कि जो शाली हम ले रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई, वो बहुत अच्छा लेयर बनाता है, जिसके कारण स्वेदन अच्छा होता है। और उसके अंदर हाई जिलेटिनाइजेशन प्रॉपर्टी, हाई जेल होल्डिंग प्रॉपर्टी और रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ये वो जेल मेंटेन रहता है। यानी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जेल होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके कारण स्वेदन बहुत अच्छा होता है। तो शिरो पिच्चू भी इस तरह से कुछ अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कुछ रिसर्चेस कोट करके कि किस तरह से ट्रांसक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, जो ट्रांसक्रेनियल एब्जॉर्प्शन होता है बच्चे का, और ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक होता है। इस तरह धनवंतर तेल, पिच्चू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फिर नस्य का भी बहुत अच्छा रोल है। तो धन्वंतर तेल, नस्य अणु तेल, नस्य षडबिंदु, नस्य नासा ही शीर्षो द्वारा बोला गया है, और उसका अच्छा प्रैक्टिस भी हो रहा होता है। बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई है। वस्ती जो आप जानते हैं, वस्ती अर्थ चिकित्सा के रूप में और वस्तीवाद के जो शमन के में सबसे बढ़िया रहता है। तो मात्रावस्ती का बहुत बढ़िया प्रयोग जो है इसके अंदर रहता है। और बत्ती जो लगाई जाती है वो सारणी तेल, बलाश्वगंधा तेल, अश्वगंधादि तेल, धन्वंतर तेल, इनका बहुत अच्छा है रोल है स्पास्टिसिटी को कम करने के लिए, मसल स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर स्कोप फॉर द मोडालिटीज इन द फील्ड ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, एक कुछ बहुत अच्छा हमने काम किया था, वो पुराने समय से करते आ रहे हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, वो पट्ट बंधन है। और सुश्रुत ने ये बोला भी है कि पट्ट बंधन जो है सुश्रुत संहिता वातव्याधि चिकित्सा के अंदर उन्होंने बोला है, स्नायुगत वाद के अंदर पट्ट बंधन का बहुत अच्छा रोल है, जिसके कारण संकोच का शमन होता है। तो केवल संकोच ही नहीं, हम स्पास्टिसिटी और मेंटेनेंस ऑफ टोन भी उसके अंदर देते हैं। पट्टबंधन का हमने कुछ मॉडिफाइड एक्शन भी किया, कि आप देख रहे हैं कि एक सीधा खड़ा हुआ बच्चा, यानी कि अगर बच्चा एक सीधा खड़ा हुआ है तो उसका बॉडी फोर्स डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है, और ग्राउंड रिएक्शन फोर आप देख रहे फोर्स देख रहे हैं उस बॉडी फोर्स के खिलाफ, जब सीधा, इसीलिए बच्चा वो सीधा खड़ा होता है। लेकिन जो सीपी का बच्चा होता है उसके ग्राउंड बॉडी फोर्स और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स वो दोनों अलग अलग जा रहे होते हैं, इसीलिए वो बच्चा कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। तो हमारा सबसे बड़ा काम ये रहता है कि हम बच्चे को सीधा खड़ा सबसे पहले करें, और उसमें हमारा हेल्प करता है पट्ट बंधन। कैसे करता है ये हम आपको आगे दिखाते हैं, आगे किस तरह से। आप ये देखिए पट्ट बंधन पे हमने प्रयोग किया था, और उसमें जो है आर्थ्रोसिस भी वहां पे मॉडर्न उसमें यूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को आर्थ्रोसिस पहनने के अंदर बड़ी दिक्कतें आ रही होती हैं, के एफ ओ एफ ओ यानी नी एफ ओ एंकल फिट फुट आर्थ्रोसिस, ये सब रहते हैं, नई नई चीजें हैं। लेकिन ये जो है वो हमने इसका प्रयोग किया, और कहीं ना कहीं दशमूल के अंदर उसको डिप करके, और फिर हमने पट्टबंधन को बिल्कुल एक ऐसे तरीके से बांधा कि वो बच्चे का जो
पैर है, यानी कि जो अभी तक वो बच्चा इस पे चल रहा था, टो वॉकिंग करता था, उसका पैर राइट एंगल, यानी फुट से वो राइट एंगल आए। आपकी लास्ट वाला फिगर आप देखेंगे तो डॉर्सीफ्लेक्स फुट आपको दिखेगा। और लॉक हमको एक्स के रूप में ऐसे करते चले जाना है, और बहुत ही अच्छा एक्शन होता है। इसके अलावा कुछ हमने पीवीसी के जो है वो भी बनाया, जो सपोर्ट के लिए बनाए, और उसके बाद फिर हमने जब उसको किया तो आप देखेंगे बच्चों के अंदर बैलेंस बहुत सुधार हुआ। और ये बच्चे एक पैराप्लाजिक बच्ची थी, उसके अंदर बहुत अच्छा जो है बैलेंस में सुधार हुआ। इस तरह से एक थेरेपी और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेन इंड्यूस्ड थेरेपी, स्पेशली हेमिप्लाजिक्स के अंदर होती है। तो उसमें भी बच्चे का वो पार्ट जो बहुत वर्किंग होता है, उस पार्ट को हम कवर कर देते हैं, और वो पार्ट जो उसका कम वर्क कर रहा होता है उसको फोर्स करते हैं काम करने को। इसी को कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस थेरेपी बोलते हैं, और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज होता है इसका। इसी तरह से शिरोधारा शिरोवस्ती आप जानते ही हैं, ब्रेन के को कामिंग एक्शन देने के लिए शिरोवस्ती और शिरोधारा किया जाता है। आप बटर मिल्क, कोकोनट मिल्क, इस तरह दशमूल और दूध, इनको मिला के आप कर सकते हैं। शिरोवस्ती का भी रूल है, का प्रयोग किया धन्वंतर तैल के साथ, तो इसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ योगा इन द मैनेजमेंट ऑफ सीपी, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी रिसर्च डॉक्टर सुनील थे, उन्होंने किया था। लेकिन बहुत प्रैक्टिकली यूज हम उसका नहीं कर पाए, उसमें क्या क्या चीजें थी हम उतना उसमें नहीं जान पाए। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे आज इस लेक्चर की तैयारी के दौरान हमने थोड़ा सा देखा कि CTRI के कुछ उसके अंदर फिजियोथेरेपी का पैरेलल के रूप में हमने इस योगा को सोचा था उस वक्त। बहुत पुरानी बात है ये, हमारे 2009-10 की बात होगी जब हमने अपनी CP का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद ये सर ने टॉपिक दिया था हमारे जो हमारे एसोसिएट थे साथ में। तो पर वही है कि उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाया। पर आज हमने देखा कि अंत में मॉडर्न साइंस या फिजियोथेरेपी वाले भी वहीं पर लौट के आ रहे हैं, योग के अंदर ही लौट के आ रहे हैं। सूक्ष्म संचालन इत्यादि जो योग हैं वो बच्चों के अंदर करके देख रहे हैं। बट ये हमारी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है कि हम अपनी मोडेलिटीज को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते और प्रैक्टिकली उसका यूज नहीं करते। तो हमको करना चाहिए। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी दी हुई है कि 24 योगा सेशन की प्रैक्टिस के बाद बैलेंस इंप्रूव होता है, लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, और इस जो है बच्चों के अंदर अच्छा इफेक्ट आता है। बट प्रॉब्लम है कि हम नहीं करते हैं। योगिक साइंस में नाड़ी शोधन प्राणायाम के थ्रू आप देख रहे हैं कार्डियोवेस्कुलर, पल्मोनरी और हायर फंक्शन ऑफ द ब्रेन इंप्रूव होता है। और जबकि कॉग्निटिव इश्यूज जो होते हैं बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर रहते हैं, CP के बच्चों के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें उन बायोकेमिकल्स को जो स्पास्टिसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर जो हाइपर काइनेटिक जो उसके अंदर बिहेवियर कुछ बच्चों के अंदर रहता है, वो हम योग की प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। तो मल्टी मॉडल थेरेपी हमको थोड़ा यूज करना पड़ता है CP के अंदर। आप वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो स्टडी हुई थी उस समय डॉक्टर संदीप कुमार ने किया था, स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ CP चिल्ड्रन एंड योगा पोस्चर। तो वो एक बस याद दिखा दिलाने के लिए है। बट अभी वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस समय से आज 10 से 12 साल पास हो चुके हैं, और अब उसको फिर से रिसर्च किया जा रहा है। लेकिन वो रिसर्च हम नहीं कर पा रहे हैं, वो रिसर्च फिजियोथेरेपी के लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको आपको देखना चाहिए कि हमें अपना देखना चाहिए कि हम नहीं कर पाए, वो उस चीज को कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। असेसमेंट कैसे किया जाए, तो बहुत अच्छा असेसमेंट के लिए कुछ स्केल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रॉस मोटर GMFCS बोलते हैं, ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम, CDC ग्रेडिंग का स्केल, स्पास्टिसिटी का एशवर्थ स्केल मॉडिफाइड, MRC स्केल फॉर पावर ग्रेडिंग, कोलिवेंट्री मोटर कंट्रोल ग्रेडिंग, और मॉडिफाइड बर्थेल स्लोड फॉर एडवांस डेली लिविंग, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। तो ये मोस्टली स्केल जो होती है वो यूज होती है, और इनको आप चाहे क्लिनिकली आप यूज करिए या फिर आपको रिसर्च कर रहे हैं तो आप इनको यूज करिए। इनको आप पेशेंट्स को दिखा सकते हैं कि पहले ऐसा स्कोर था, अभी ऐसा स्कोर है, और दूसरा उनको खुद फील होगा। अमूमन 90% ऑफ द पेशेंट जो स्पास्टिसिटी के बच्चे को लेकर के आ रहे होते हैं वो बोलते भी है कि 1 या 2 सीटिंग के बाद उनके बच्चों के जो हाथ और पैर हैं वो सॉफ्ट हो गए। बट प्रॉब्लम यही होती है कि आप उनको पहले से बता रखे और पहले से उन्हें अंदाजा दें कि आपका बच्चा हमारी तरह नहीं होने वाला है, बट हम उस बच्चे का फंक्शनल इंप्रूवमेंट करेंगे। जो बच्चा जितनी जगहों पे पीछे है उसमें
करेंगे। देखा जाए तो हम हमेशा पेशेंट को एक ही बात बोलते हैं कि सीपी, कहीं ना कहीं सीपी का इलाज करना एक लो इन्वेस्टमेंट, या फिर देखा जाए तो रिटर्न, लीस्ट रिटर्न वाला है कि आप 10 रुपए डालेंगे आपको 1 रुपए का फायदा मिलेगा। लेकिन वो जो 1 रुपए का फायदा उस बच्चे को मिल रहा होता है, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं हमें पेशेंट को काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और आपका असेसमेंट इन स्किल्स के अनुसार जरूरी है। अब हमारा सेकेंड पार्ट शुरू होता है, वो है रिसेंट अपडेट। ऊपर जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, वो सब देखा कि एक बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, क्या थेरेपीज यूज कर सकते हैं, क्या जो है हम उसके ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो अब आप हम पढ़ेंगे कि अभी तक क्या हुआ हमारे आयुष के, आयुर्वेद के जगत में। अगर आप देखें तो क्लिनिकल CTRI जब आप रिसर्च करते हैं या उसको सर्च करते हैं, तो देखेंगे कीवर्ड अगर हम सेरिब्रल पाल्सी वहां टाइप करते हैं, तो टोटल 278 रिसर्च आज के अंदर आपको मिलेंगी सीपी के नाम से। लेकिन आयुष सेक्टर की बात करेंगे तो 66 रिसर्च आयुष सेक्टर की आपको मिलेंगी, जिसमें बेहतरीन काम बिल्कुल आयुर्वेद ने किया है। 50 रिसर्च तो आयुर्वेद की तरफ से ही आती है, लेकिन सिद्धा भी कहीं पीछे नहीं है। सिद्धा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सिद्धा के लोग तमिलनाडु की तरफ से, वहां पे अमूमन एक ही स्टेट है जिसने बिल्कुल झंडा बढ़ के रखा हुआ है, और 13 रिसर्चेस, बहुत अच्छी रिसर्चेस उन्होंने की हुई हैं। और होम्योपैथी की तरफ से अभी रिसेंट में रिसर्चेस आनी शुरू हो गई हैं, स्पास्टिसिटी को भी लेके, और उनका जो कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट है बच्चों का, उसका लेके। तो अभी आगे देखेंगे तो पिछले ईयरली नंबर अगर आप देखेंगे तो 2011 से लेकर के 2025 तक की बात करें तो सबसे ज्यादा काम 2024 में हुआ है। और धीरे धीरे 2011 में तो एक या दो रिसर्चेज होती थी, पर अभी धीरे धीरे ये रिसर्चेज बढ़ने लग गई हैं। और पिछले समय से, पिछले 5 सालों के अंदर सीपी के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। लेकिन मैं अगर अपना प्रैक्टिकल फीलिंग बताऊं, तो मैं बहुत सारे जो हमारे लोग, अच्छे डॉक्टर साहब लोग जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में हैं, उनसे जब मेरी बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि सीपी के अंदर अब बहुत इफेक्ट नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन सीपी का हो चुका है, तो वो अब मूव कर रहे हैं। बट हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि सीपी के अंदर हमें अभी बहुत काम करना है, बहुत सारी चीजें हमको अभी बनाना है, क्योंकि हम अभी सीपी के मेन वर्क पे काम कर रहे हैं, सीपी के कोर वर्क पे काम कर रहे हैं। लेकिन सीपी के एसोसिएटेड कंप्लेंट्स बहुत सारी होती है, जिन पे मॉडर्न में जैसे 278 रिसर्चेस जो आपको दिखाई, वो जो सीपी की कोर वर्क पे नहीं काम कर रहे हैं, वो सीपी के एसोसिएटेड फीचर जैसे साइलोरिया है, यानी कि अगर किसी को लार गिर रही है लगातार, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, उस पे मतलब आप केवल एक ही चीज को पकड़ के मत बैठिए कि हाँ भाई हम बच्चे को चला देंगे। मैन, मोबिलिटी एक बहुत बड़ा टास्क है सीपी के अंदर। तो मोबिलिटी के ऊपर मत बैठिए, आप सीपी की उन चीजों को पकड़िए जिनसे माँ बाप परेशान है, जैसे कि कन्वर्जन है, जैसे कि साइलोरिया है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है। ठीक है, तो उन कॉन्स्टिपेशन है, उनके ऊपर काम करेंगे, और वो करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं रिसर्चेस जो है वो बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये मैंने आपको दिखाया कि कितने जगहों पे रिसर्चेस चल रही हैं। आईपीजीटी इनमें सबसे लीडिंग रहा है, 11 रिसर्चेस उन्हें कही करी। फिर उसके बाद एसडीएम हासन का नंबर आता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अभी आप देख रहे हैं, मैंने इसमें सिद्धा के भी कुछ कुछ कॉलेजेस को ऐड किया हुआ है जिन्होंने 6-7 रिसर्चेस की हुई हैं। फिर आईएमएस बीएचयू ने अभी कुछ अच्छे रिसर्चेस, अच्छे प्लान्स किए हैं। फिर एक लाइन नंबर है पूरा, एक दो रिसर्चर्स का, जिन्होंने अभी रिसेंट में पिछले 4-5 सालों में सीपी को अपनाया और सीपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट जो है वो जितने भी हमारे पीजी कॉलेजेस हैं, तो ये पूरा आपका जो है रिसेंट जो अभी वर्क चल रहा है आज के समय तक, वो मैंने इसके अंदर कोट किया हुआ है। फिर आप देखेंगे WHO के जो पूरा अभी इंटरनेशनल पोर्टल है, वहां पे भी हमारा पहुंच गया है। लोग वहां पे अपने ट्रायल्स को रजिस्टर करा रहे हैं, और रजिस्टर कराने के साथ साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंटेशंस आपको मिलेंगी। फिर आप देखिए, जितने भी आपने अभी तक 66 रिसर्च मैंने आपको दिखाई, या 50 रिसर्च जो आयुर्वेद की तरफ से दिखाई, उनके अंदर किन किन चीजों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ओरल के लिए ओरल डिस्कशन, ओरल के योग का इत्यादि ऊपर कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अभी ये रिसेंट अपडेट्स के अंदर बहुत ज्यादा जो यूज हो रहे होते हैं, अब इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है अवेलेबिलिटी। क्योंकि जिन जगहों पर रिसर्च हो रही होती है उनके पास या तो अपनी फार्मेसीज होती हैं, तो ये वो बना लेते हैं ड्रग। लेकिन
सबसे बड़ी बात होती है अवेलेबिलिटी, क्या हर चीज अवेलेबल हो रही है। तो ये सारा चीज देखना पड़ता है अपने आप, यहाँ अपने आसपास की जगहों पे देखिए। मैं सारे अपडेट्स आपको बता दे रहा हूँ, आसपास की जगहों को देखिए और फिर उसके बाद अपना योग और अपनी थेरेपीज प्लान करिए। तो क्योंकि आज के समय में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से उतर चुका है। पेशेंट को पंचकर्मा चाहिए, पेशेंट को पता है कि हमारा आयुर्वेद का स्कॉलर बहुत अच्छा वर्क दे सकता है। तो क्या क्या चीजें, ओरली संवर्धन घृत, शिशु कल्याणक घृत, अभ्या घृत, बाल पंचामृत घृत, अश्वगंधा चूर्ण, बृहत वात चिंतामणि रस कल्याणक, अवलेह सारस्वत घृत और अष्टमंगल घृत, इनका रिसर्च में खूब प्रयोग हुआ है और इनके अंदर अच्छे रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, तभी वो यहाँ पे हमने कोट किया है। उद्वर्तन के अंदर कोल कुलत्थादि चूर्ण, उपनाह के लिए सालवण उपनाह, काश्यपोक्त उपनाह, फिर स्नेहन के लिए महामाश तेल, देवदारू, बलादि तेल। ये भी नया तेल हमने देखा, अमूमन ये तेल को मिला नहीं था, लेकिन अभी रायपुर जो हमारा सिस्टर कंसर्न कॉलेज है उसके अंदर मैंने देखा एक रिसर्च इसके ऊपर हो रही है। तो बाकी डिटेल्स आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद स्वेदन के लिए दशमूल कषाय, षष्टिशाली पिंड स्वेद, वस्ती के लिए दशमूलाधिग्रत, हरस्व पंचमूल, हपूसादि अपन वस्ती, इनका प्रयोग होता है। फिर नस्य के लिए अष्टमंगल घृत, पंचभौतिक तेल, अग्नि कर्म अग्नि, हाँ अभी कुछ जगहों पे कुछ नई चीजों का प्रयोग किया है हमने। अभी कुछ जो हमारे पेशेंट्स आते थे, हमने देखते, हमारे यहाँ बोलते हैं अकवाना। अकवाने का मतलब वो अमूमन उन जगहों को अकवाते थे, यानी कि अग्नि कर्म करवाते थे जहाँ पे स्पास्टिसिटी होती थी, स्पेशली जॉइंट के पास। तो ये रीजनल प्रैक्टिस में तो बहुत ज्यादा यूज करते थे, पर अभी केएलई का मैंने एक रिसर्च देखा जिसमें अग्निकर्म का उन्होंने यूज किया है स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी के अंदर। तो अभी रिजल्ट्स उनके आने बाकी हैं कहीं ना कहीं। अगर जो आर्टिकल है वो पब्लिश होगा तो हम देखेंगे, क्योंकि वो रीजनल प्रैक्टिस तो जरूर है, बट रिसर्च बेस्ड इनके रिजल्ट्स अभी बहुत ज्यादा बाहर नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे अपन यूज करेंगे। बच्चों के अंदर अग्निकरण थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, अकेली बिल्कुल कर रहा है। एक बार रिसर्च स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो हम सब क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करना शुरू करेंगे। इसी तरह से बीएचयू में मर्म थेरेपी और स्वर्ण प्राशन का उपयोग उन्होंने शुरू किया, जो कि एक बहुत ही रिसेंट था। अभी तक स्वर्ण प्राशन का बहुत ज्यादा प्रयोग स्पेशली सीपी के अंदर नहीं होता था। तो अभी रिजल्ट आके देखा जाएगा। और मर्म थेरेपी जो आज के समय में बहुत ज्यादा चल रही है, उसका भी आईएमएस बीएचयू ने एक प्लान किया हुआ है, और आई होप वो जल्दी ही आएगा और हम उसका जो है आर्टिकल देखेंगे। इसी तरह से जाने से मैंने आपको बताया कि अभी तक हम कोर वर्क पे कर रहे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन केरल, ऐसा मुझे एक कॉलेज दिखा। हालांकि मैं बहुत इससे अवेयर नहीं हूँ ये कॉलेज केरल में कहाँ है, हो सकता है कुछ नया खुला हो। उन्होंने बहुत अच्छा काम साइलोरिया पे किया। साइलोरिया एक मतलब एक वही है जहाँ पे बच्चों को लार लगता है, गिरता रहता है। तो बचा लहसुन आदि तेल का मुख्य अभ्यंग उन्होंने किया है। और हमने भी साइलोरिया पे काम किया था, दशमूल क्वाथ के जो जो उसका वो है कवल गंडूश करा के, तो हमने किया और उसको हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले थे, बट हमने उसको पब्लिश नहीं किया। बट ये है कि अभी ये नया हमको वर्क मिला जिसपे उन्होंने एक स्पेशल जो उसका सिम्टम था उस पर सीपी पे काम किया। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ कुछ अच्छे रिसर्चेस भी प्लान में, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी प्लान में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उसको जो है सीआईएमआर को वो किया गया था, 2019 का ये रिसर्च है। फिर उस जो प्रोजेक्ट है, तो श्रीलंका में भी बहुत अच्छा काम सीपी के ऊपर हुआ। तो चंद्रकल्क या महादालु अनुपान, ये इसका उपयोग श्रीलंका के कुछ जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए उनका उनके ऊपर दिखाया गया। फिर सिद्धा में भी जैसे मैंने बताया तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि थोड़े कठिन है नाम इनके, अमूमन तमिल में होते हैं तो लेने में स्पेल करने में थोड़ा कठिन होता है। जैसे वाधा एनाई थोक्कम मसाज जिसको बोलते हैं। फिर वेलुली लगम, लहसुन पोटली जो है ये बना के एक्सटर्नली लहसुन की पोटली, लहसुन के छिलकों की पोटली बना के उसका मसाज करते हैं। तो ये हमारे लिए नए हैं, इन चीजों को हमको देखना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर इनसे रिसर्च में अच्छा प्रयोग आया है तो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जरूर यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंटरनली, फिर इन्होंने कुछ कुछ और तेल और इनका प्रयोग किया है कुछ रिसर्चेस भी कोट किए हैं, आप देख सकते हैं। ब्राह्मी नेई का प्रयोग इन्होंने किया, शायद नेई जरूर कुछ और होगा, जो कषाय होगा या घृत होगा। अमूमन इतनी जानकारी इसमें नहीं है सिद्धा के बारे में, लेकिन हाँ मैंने जो जो सीपी के ऊपर
रिसर्चेस या वो किया हमने। नेशनल वर्कशॉप भी एनआईए ने एक बार लीड किया था 2019 में, जब उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया था, वो भी पब्लिश्ड है। अगर आप प्रैक्टिस में चाहें तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो है ये बाल पक्षाघात व्याधि, जो श्रीलंका के जो अमर सिंह साहब थे, उनका बहुत ही लीडिंग प्रैक्टिस वहाँ के रिसर्चर थे, उन्होंने काम किया सीपी के ऊपर। फिर ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि कौन कौन से पंचकर्मा प्रोसीजर्स आप कर सकते हैं। क्षमा गुप्ता और प्रसाद मामेडी जी का बहुत अच्छा इनके रिसर्चेस, इनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, प्रसाद मामेडी जी के। और इनका वो है, कुछ आर्टिकल्स हमारे हैं जो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये पबमेड सेंट्रल के अंदर ये डिलेड माइलस्टोन डिसऑर्डर सीपी के साथ हमें एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, इसको भी आप उसको देख सकते हैं। फिर इसी का डिटेल्ड रिसर्च जो है वो JIMS जर्नल में पब्लिश हुआ था, वहां से भी आप आर्टिकल को डाउनलोड करके पढ़ के अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर मात्रावस्थी कितना देना चाहिए, कितने बच्चे को कितना देना चाहिए, इसका डिटेल्ड पूरा वर्जन है इसके अंदर, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं जितना इसमें हो सकता था। हमने बताया कि समय कम रहता है तो आपको सोर्सेज दे रहे हैं। फिर किस प्रकार से आप रूक्षण क्रिया और ब्रंहण क्रिया दोनों को इसको देखा गया कि रूक्षण किया जाए और ब्रंहण किया जाए तो फिर सीपी पे क्या रिजल्ट आते हैं। ये भी एक काम बहुत अच्छा हुआ था, डॉक्टर रेनू राठी के साथ में हमने किया था, हमारी PhD की गाइड रही है वो। फिर ये एक अलग है सीपी का, एक फ्लॉपी चिल्ड्रन जो होता है उसके ऊपर ही हमने एक रिसर्च केस रिपोर्ट हमने किया था काम, और इसको पब्लिश कराया। बहुत अच्छा ही जर्नल है ये, इंडियन जर्नल ऑफ केली यूनिवर्सिटी का, तो बहुत अच्छा जर्नल है। वहाँ पे आप देखेंगे इसका पूरा वीडियो भी है, तो आप इसको करवा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मसाज थेरेपी का जो मैंने रिजल्ट बताया, अमूमन क्रिटिसिज्म होता है आयुर्वेद का इसलिए कि वहाँ मसाज करते हैं और जो मॉडर्न के लोग हैं वो अलाउ नहीं करते। तो ये इस तरह की चीजें आप उनको दिखा सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। ये रिसेंट मैनेजमेंट एडवांसेस जो मैनेजमेंट में सीपी के जो मॉडर्न में यूज हो रहे होते हैं, उनके लिए भी एक दीपक सरन जी का है, तो आप इसकी भी जानकारी हमारे लिसनर्स रखें, देखें, प्रयोग करें। कुछ बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। सेरेब्रल पाल्सी की फ्रीमैन मिलर की बहुत अच्छी किताब है, तो आप खरीद तो अगर नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको डाउनलोड करके पढ़ने का, आप वो देख सकते हैं। ये फ्री बुक है, बहुत हेल्प गाइड टू सीपी जो है, ये बहुत अच्छी किताब है। बहुत जिनको भी सीपी के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस का बहुत इंटरेस्ट हो, वो इस बुक का हाईएस्ट रिकमेंडेशन है। आप इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस में लेके आइए। ये मॉडर्न बुक है, आयुर्वेद का बुक नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बहुत फायदा देगा, सीपी के बारे में बहुत अच्छा क्लियरिटी मेंटेन करेगा। ये कुछ बुक्स और भी है, मसाज कनेक्शन नाम की बुक है कि कौन कौन सी मसाज को किस प्रकार किया जा सकता है। अमूमन ये बुक मॉडर्न के जो वो है और अच्छे टॉप के जो पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा पब्लिश बुक्स हैं। श्रीलंका, जैसे मैंने बताया कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ में बहुत अच्छा काम हो रहा होता है सीपी के लिए, तो ये भी एक जर्नल बहुत अच्छा उनका है जिनके अंदर इस तरह के रिसर्चेस पब्लिश होते हैं सीपी को लेकर के। और फिर कंक्लूजन में देखा जाए तो सीपी एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन यह है कि हम अच्छा काम उसके अंदर कर सकते हैं। और मोटर डिसेबिलिटी होती है बच्चों को, तो बहुत सारा जनता इससे पीड़ित है। आप इसको, अगर बच्चे को आप इसमें बहुत सारी चीजें, फंक्शनल इंप्रूवमेंट, मोबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सबको आप इम्प्रूव कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप को बहुत ज्यादा आराम दे सकते हैं। फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर सीपी के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको पूरा सब कुछ मैंने पीछे बता दिया है कि ब्रेन डैमेज, उसके एसोसिएटेड फीचर्स क्या क्या आप यूज करते हैं, फिर कर सकते हैं। तो वहां से आप देखिए, फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करता है, स्टेब्लिश रिड्यूस डिसेबिलिटी रिड्यूस करता है, फंक्शनैलिटी इंप्रूव करता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है मिलेंगी। इसमें धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना इस बात को। बस आपसे एक ही चीज कहना चाहेंगे कि सीपी के बच्चे में जितनी समस्या होती है उससे ज्यादा परेशान उसका माँ बाप होता है। अगर आप उस माँ बाप का एक अच्छा दोस्त बन पाए, उसके काउंसलिंग करके उस बच्चे के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप आपके साथ जुड़ते हैं, वो बहुत आपकी बात मानते हैं। तो एक माँ बाप को आप जरूर काउंसलिंग करिए, उनको ट्रीटमेंट अच्छा बताइए, प्रैक्टिस अच्छी करिए। इसके अलावा आप ये भी हमेशा समझिए, पेशेंट को जरूर बताना है कि देखिए जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा हमारी तरह करे, लेकिन हमारा एक हमेशा ये रहेगा, जो हमारा टारगेट रहेगा कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो, मोबिलाइज कर सके अपने आप को,
और अपना अगर उससे ज्यादा कुछ कर सके तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ जीवन में जीवन यापन के लिए कमा सके, खा सके, आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि वो कितने दिन जीवित रहेंगे, तो जितने दिन भी रहे तो उस बच्चे को जो है वो आगे बढ़ा सके। और कई सारे माँ बाप ये भी सोचते हैं कि वो सेकंड जो बेबी है वो प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा बहुत गड़बड़ हो चुका है, कहीं दूसरा ना हो। तो उनको ये भी डर निकालना होता है कि नहीं, आप सेकंड बेबी प्लान करिए, क्योंकि ये जो अब आप नहीं रहेंगे तो इसका जो भाई है या बहन है वो भी इसका ध्यान रख सकेगा। तो हमेशा आप पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करिए, उनकी काउंसलिंग करिए और एक अच्छा प्रोटोकॉल बनाइए। आपको पूरा सब कुछ इसमें बता दिया गया है और रिसर्च भी बहुत अच्छी बता दी गई है। आप इनमें से चीजों को चूज करें और बच्चे को ऊपर ध्यान दें और बहुत अच्छा हो सकता है। सीपी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है और जहाँ आवश्यकता हमारी लगे वो आप लीजिए। मैं धन्यवाद करूंगा जो जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, राय साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे महेश गुप्ता सर जो हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर पायल है, जिन जिन लोगों ने, डॉक्टर पंकज हैं, और जो हमारे लिसनर्स हैं, कुछ कुछ लिसनर्स में मैंने अभी देखा कि उसमें कुछ हमारे सीनियर कुछ हमारे जूनियर भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारी बातों को सुने और आशा है आप लोगों का अनुभव हमें और आगे प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व आयुर्वेद परिषद, सभी ऑर्गेनाइजर्स। मैं इस तरह से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिए, हम लोग सब मिल करके सीपी में अच्छा काम करें। थैंक यू। Thank you, Vidya sir, for this informative session. I am pretty sure the precious knowledge delivered by you will definitely help in the building up of confidence among us to treat cerebral palsy cases in our hospitals. Now I request audience to put questions in the chat box. Any queries regarding the topic? आयुर्वेदा लखीमपुर है, कोई उन्होंने रेज हैंड किया है, तो आप क्वेश्चन लेना चाहें डायरेक्ट आ सकता है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। If anyone has queries regarding the topic, please write in the chat box. चलिए, लगता है अब नहीं कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। ठीक है सर, shall I proceed with? Good evening to everyone. I feel honored and privileged to propose the vote of thanks in this Kumar Bhritte Sambhasha
First of all, I would like to thank our guest speaker, Dr. Vidya Bhushan Pandey sir, Associate Professor, Government Ayurvedic College, Bilaspur, Chhattisgarh, for enlightening us with his experiences about Ayurvedic management of cerebral palsy. The lecture was very much informative and purely based on your theoretical and clinical experiences. I would like to express my gratitude to the entire respected teaching faculty from all over the country who have blessed and encouraged us with their presence. I take this opportunity to extend our most sincere thanks to all participants, PhD scholars, PG scholars, and undergraduate students. This vote of thanks would be largely incomplete without expressing my gratitude to convener of this webinar, Dr. Dinesh Kumar Rai sir, Jodhpur, co-convener Professor K.N. Upadhyay sir, coordinator Dr. Pankaj Singh, and all our regional coordinators for working hard to make each and every webinar successful. At last, I wish my sincere thanks to all office bearer of Vishwa Ayurved Parishad who are directly or indirectly involved to make this webinar a wonderful learning experience. Thank you all again. Namaskar. डॉक्टर ओ- के एन उपाध्याय जी कुछ कहेंगे बेटा? Okay, डॉक्टर sir. पायल, डॉक्टर के एन उपाध्याय जी को इनवाइट करिए। I would like to request and invite Professor Dr. K.N. Upadhyay sir. लाओ ले आओ। क्या अरे वही सिल्वर कॉइन लाओ भाई, और पापा ब्लू ला लाओ। वो तो पापा ला रहे हैं। 2 मिनट में तुम्हारा काम खत्म करें कि बस हम यही। अरे वो तो पापा लाएंगे ला अच्छा स्केल ले आओ। तो I request and invite Dr. K.N. Upadhyay sir. स्केल लाओ। सर शांति पाठ कर दो मैं, शायद के.एन. उपाध्याय सर आ नहीं रहे। व्यूअर में ना, व्यूअर वाले में शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा है, आई होप, इसीलिए नहीं हो पा। सर वेट करना है या मैं शांति पाठ करके? कर दीजिए मैडम। राय साहब मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है सर। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेद देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम Namaskar and thank you all.